हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। आज पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1 ना, स्टेज 1 पार्ट बी, इसके कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 टू 4, 1 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और g पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण है, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, Gm/r², ये होता है स्मॉल जी। मास को 4/3 πr³ रो लिख देंगे। ये कट जाएगा, हमें क्या चाहिए, घनत्व। तो घनत्व हो जाएगा 3g डिवाइडेड बाय 4πr(g), कैपिटल जी। ठीक है, 4πr(g), ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। अगर वर्कशीट में कुछ और दिया है तो रेक्टिफाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है एक ग्रह की सतह पर त्वरण पृथ्वी की सतह का 1/4 है, यानी ग्रह पर जो त्वरण है प्लेनेट का, वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/4 है। एक ब्रास की गेंद को ग्रह पर ले जाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। पहले लिखा है ब्रास गेंद का द्रव्यमान ग्रह पर पृथ्वी सतह के द्रव्यमान की तुलना में 1/4 हो जाएगा। द्रव्यमान कहीं भी बदलेगा नहीं जब तक वेग नियत है। ठीक है ना बच्चों, अगर विरामावस्था में है तो रेस्ट मास सेम होता है। अगर वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाए तब परिवर्तन होता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो द्रव्यमान जगह जगह पे बदलता नहीं है, तो चाहे प्लेनेट हो चाहे अर्थ हो, हर जगह द्रव्यमान सेम रहेगा, यानी कि पहला कथन ही गलत है। दूसरे ऑप्शन में देखो क्या लिखा है कि ब्रास गेंद का भार पृथ्वी की सतह के भार के की तुलना में 1/4 होगा, सही लिखा है। mg लिखते हैं ना, तो mg डैश हो जाएगा, या मास इंटू जी ऑफ प्लेनेट, तो 1/4 हो जाएगा। फिर तीसरे में लिखा है द्रव्यमान उतना ही होगा जितना पृथ्वी की सतह पर, ये भी सही लिखा है। चौथे में लिखा है आयतन अन्य ग्रह पर वही होगा जो पृथ्वी की सतह पर है, ये भी सही। ठीक है, थर्ड वाला देखो क्या है। अब लिखा है यदि पृथ्वी अचानक घूर्णन बंद कर दे तब जी का मान किसी स्थान पर क्या होगा। अलग अलग जगह पर जी का मान घूर्णन के कारण अलग अलग होता है। हम लोग क्या लिखते हैं, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। तो अगर घूर्णन बंद कर दे यानी ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उस वक्त जी का मान, जी डैश का मान सब जगह जी हो जाएगा, यानी एक समान हो जाएगा, जो अभी की वैल्यू से बढ़ जाएगा। तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। फोर्थ में लिखा है निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। डी पृथ्वी का घनत्व है जी और डी के बीच। देखो, अगर डी घनत्व है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी का मान 4πr(g) इंटू d/3, यानी कि थर्ड आंसर, सेकंड आंसर ना, 4πr(g)d/3। तो इसका सेकंड हो जाएगा, फोर्थ का सेकंड और थर्ड का थर्ड। तो ये तो हो गया पार्ट बी, स्टेज 1 पार्ट बी। उसके बाद स्टेज 2 पार्ट बी के भी कुछ क्वेश्चंस थे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 to 9।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो क्या लिखा है, m द्रव्यमान व r त्रिज्या के 3 समरूप गोले इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक गोला अन्य 2 गोलों को स्पर्श करे। किसी एक गोले पर अन्य 2 गोलों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। ध्यान देना बच्चों, 3 गोले हैं, ऐसे मान लेते हैं ये एक गोला, इस तरीके से 3 गोले हैं, सब एक ही साइज का है। अब हाथ से बनाया थोड़ा योग्य मान लो, ये R। अब इस पर जो बल लगेगा इसके कारण एक इस दिशा में बल लगेगा, एक इस दिशा में बल लगेगा, परिणामी बल इधर होगा, ठीक है ना। ये कोण 30 डिग्री, ये कोण भी 30 डिग्री। इस बल को भी F मान लेते हैं, इस बल को भी F मान लेते हैं, तो परिणामी बल हो जाएगा 2F cos 30 डिग्री। F का मान क्या लिखेंगे, G m1 m2 बटा डिस्टेंस स्क्वायर। cos 30 डिग्री क्या होगा, √3 बटा 2, तो ये हो जाएगा √3 g m²। कैपिटल M दिया है ना, हम लोग भी इसको कैपिटल M लिख देते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4r²। तो अब आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है r त्रिज्या व समरूप घनत्व के ठोस गोले के केंद्र से 3r दूरी पर स्थित कण पर F1 गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत है। चित्रानुसार एक r/2 त्रिज्या का गोलाकार छिद्र गोले में किया गया है। अब उसी कण पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F2 है, तो F2/F1 का मान होगा। फाइंड करते हैं, इसको मिटा करके थोड़ा और जगह चाहिए होगा, इतने में होगा नहीं, तो फिर से इसको लिखेंगे, ये मिटा देते हैं पूरा। देखो बच्चों, कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, जो ठोस गोला है उसका द्रव्यमान हम लोग, या चलो इसका द्रव्यमान स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, द्रव्यमान तो कहीं दिया नहीं है, हम लोग मान लेते हैं जो छिद्र है उसका द्रव्यमान, उतने से पार्ट में से जो द्रव्यमान निकाला गया है वो m था, ठीक है। गोला है तो गोले का जो आयतन होता है क्या लिखते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, यानी r के क्यूब, घन के समानुपाती होता है आयतन, और द्रव्यमान आयतन के समानुपाती होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि घनत्व क्योंकि एक ही है, समान है, तो जो द्रव्यमान होगा वो r⁻³ के समानुपाती होगा। m प्रोपोर्शनल टू r³, ये मैं कह रहा हूं। अब देखो इसके मुकाबले यहाँ इसकी त्रिज्या 2 गुनी हो गई है, छिद्र के मुकाबले पूरे गोले की त्रिज्या 2 गुनी है। इसका मतलब छिद्र में जो द्रव्यमान था उसके मुकाबले पूरे गोले का द्रव्यमान जो है वो 2⁻³ यानी 8 गुना होगा, पूरा द्रव्यमान 8 है।
तो 8m के कारण A बिंदु पर पहले हम लोग बल निकाल लेते हैं, उसमें से ये जो m के कारण बल होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमें बाद का बल मिल जाएगा। पहले F1 ज्ञात कर लेते हैं। F1 क्या था? पूरे द्रव्यमान के कारण, यहां पर कोई कण रखा है, इस कण का द्रव्यमान m0 मान लेते हैं, Gmm/r², r² का मतलब 3r का स्क्वायर। (9r²), ये F1 हो गया। अब अगर मान लो हम लोग F2 ज्ञात करना चाहें, ठीक है, देखो ध्यान देना, F2 क्या होगा? F1 में से इतने से पार्ट का गुरुत्व बल कम हो जाएगा तो माइनस कर देंगे, यानी कि G इंटू 8m इंटू m0/9r² माइनस, अब इसके कारण यहां से कितनी दूरी पर है? ये दूरी r/2 कम, यानी कि 5/2r है। तो इसका गुरुत्व बल क्या होगा? Gm1m2 बटा 5/2r का स्क्वायर। G स्मॉल m m0/r² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 8/9, 8 भी कॉमन ले लो, 8 है ना, 8 भी कॉमन ही ले लो, ठीक है, और 9 भी कॉमन ले लेते हैं। 8/9 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या G कॉमन आया, M कॉमन आया, m0 कॉमन आया, 9 नीचे से कॉमन लिया तो ऊपर 9 हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा, r² बाहर है, 25/4 ऐसा लिख देंगे ना, 4 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F1 इंटू 50 माइनस 9/50, या आप F2/F1 को 41/50 लिख सकते हो। 41/50 ये सेकंड ऑप्शन में लिखा है, तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, मिटा के आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक ही जैसा है। थर्ड में लिखा है 8m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या के समरूप गोले के ऊपर m द्रव्यमान एवं r त्रिज्या के समरूप वलय रखी हुई है। वलय का केंद्र गोले के केंद्र से d बराबर √3r दूरी पर है। गोले व वलय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें, ठीक है। और फोर्थ में देखो क्या लिखा है, एक समरूप m द्रव्यमान की वलय को कैपिटल M द्रव्यमान के गोले, कैपिटल M द्रव्यमान यहाँ लिखा है गोले का, इससे थर्ड में क्या लिखा था? 8m, बस इतना ही फर्क है 8 का, कि गोले के ऊपर a दूरी पर रखा गया है, जहां a वलय एवं गोले की त्रिज्या है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करें। थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ का जो आंसर है उसमें अगर कैपिटल M के बदले हम लोग 8m रख देंगे और a के बदले r रख देंगे तो आंसर थर्ड का भी आ जाएगा। तो एक ही साथ थर्ड और फोर्थ दोनों सॉल्व करते हैं। ये a है, ये दूरी भी a है, इसका द्रव्यमान m, इसका कैपिटल M, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी √3 है। देखो बच्चों, बाहर के किसी बिंदु के लिए इस गोले को हम लोग एक बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं।
तो इसके बदले हम लोग एक ऐसा फिगर मान लें, यहाँ पर कैपिटल एम, यहाँ पर स्मॉल एम, ये त्रिज्या ए, ये √3a, बस इतनी दूरी है, ऐसा है। तो अब इसके कारण इस जगह क्या द्रव्यमान पर बल लगेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग इस वलय के कारण इस बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जो हमने पहले स्टडी किया लास्ट लेक्चर में। उस गुरुत्व क्षेत्र में m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा है, तो m से अगर गुना कर दें गुरुत्व क्षेत्र को, हमें बल मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग F को क्या लिखते हैं, F को लिखते हैं E इंटू एम। देखो ऐसे लिख दो, E का मान F बटा m, तो F का मान me, यही चीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले E ज्ञात कर लो। एक वलय के कारण अक्षीय बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होता है gmx, ये है x, gmx बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 सूत्र होता है। अब मान रख देते हैं x का, पहले बल ही लिख दें क्या, चलो x का मान इसी में रख दो, gm √3a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का मतलब 2a यानी 8a क्यूब। तो क्या हो जाएगा, gm इंटू √3a बाई 8a क्यूब, एक a कट जाएगा, √3gm बाई 8a स्क्वायर। हमें चाहिए बल m गुना E, तो √3gm स्मॉल m बटा 8a स्क्वायर। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरे में m के बदले किसको लिखना है, 8m लिखना है, और a के बदले r लिख देना है। तो f हो जाएगा √3g8m स्मॉल m बटा 8 r स्क्वायर, 8 से 8 कट जाएगा, √3g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोनों का फोर्थ आंसर करेक्ट होगा, थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ L दिया है, वहाँ पर A और D लिखा था, ठीक है। तो जो भी है वो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले के जैसा यहाँ यूज़ कर सकते हैं, या तो पूरा डेरिवेशन करें, या वो फॉर्मूला एक बार आप पलट के देखो, पुराना लेक्चर एक बार आप देखो, अगर नोट्स बनाया तो नोट्स में पलट के देखो, जो रिजल्ट है उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, फिफ्थ का आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पूरा डेरिवेशन फिर से ना करके, ऐसे लिखा था ना, यहाँ पर अगर ये A है, इसका लेंथ L, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, तो फोर्स था G कैपिटल M स्मॉल m बाई L, नहीं A इंटू L प्लस A, ऐसा कुछ था क्या फॉर्मूला। अभी यहाँ पर वही हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें L के बदले कैपिटल L दिया है, नहीं 2L दिया हुआ है, और A के बदले L दिया है, बस इतना ही तो दिया है, और तो बाकी सब कुछ, हाँ दोनों M भी सेम दिया है, कैपिटल M ये स्मॉल m के बराबर दिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, gm इंटू m बाई A का वैल्यू L है, यहाँ 2L प्लस L, gm स्क्वायर बाई 3L स्क्वायर हो गया आंसर। तो फिफ्थ का सेकंड ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चों, 6 में क्या लिखा है, एक ठोस गोले का द्रव्यमान
रो, द्रव्यमान घनत्व रो व त्रिज्या r है, गोले के अंदर केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान। इसको याद ही रखना बच्चों। क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र? gm स्मॉल r बाई r क्यूब। हम लोग ये सूत्र जानते हैं। अब घनत्व के रूप में कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। gm को लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व, और जी घनत्व ये रो से डिनोट किया है, डिवाइडेड बाय r क्यूब। तो r क्यूब तो कट जाएगा ना बच्चों, ये देखो तो क्या आएगा 4/3 पाई g रो r, 4/3 रो g पाई r। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद ही रखना सूत्र के जैसा, ठीक है ना। डेंसिटी के टर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आज एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 इसको भी मिटा देते हैं, बस ये आपको याद रखना है। सेवेंथ क्वेश्चन जो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा। द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ये हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया है त्रिज्या को दोगुनी कर रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है उन सब का मान अगर हम लोग पुट करते हैं द्रव्यमान स्थिर नहीं रहता। तो क्या होगा क्वेश्चन? यदि पृथ्वी की त्रिज्या दोगुनी करें तथा इसके जी का मान स्थिर, जी के स्थिर मान के लिए घनत्व का मान कितना गुना होगा। बस इतना ही क्वेश्चन होना चाहिए कि पृथ्वी की त्रिज्या को दोगुनी कर दें तो इसके जी के स्थिर मान के लिए घनत्व का मान कितना गुना होगा। समझ में आया बच्चों? ये होता है सूत्र। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? पृथ्वी को लगभग ठोस गोला ही मान लेते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ये तो कांस्टेंट हो गया रो इंटू आर। जी का मान नियत रहना है, यानी रो और आर नियत होगा, जी डैश बाई जी, रो डैश आर डैश बाई रो आर। लिख सकते हैं ना, जी डैश और जी बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, रो डैश आर डैश बराबर, यहाँ जी नहीं आर है, रो आर। ऐसा इसलिए क्योंकि जी का मान स्थिर है। घनत्व में कितना चेंज करना पड़ेगा? अगर त्रिज्या को डबल कर दिया तो हाफ करना पड़ेगा ना, 1/2 गुना, यानी कि थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है व घनत्व भी 8 गुना है। द्रव्यमान किसके समानुपाती हो गया? द्रव्यमान हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो, ठीक है ना। अब रो को 8 गुना किया, m भी 8 गुना हो गया, यानी r जो है वो नियत है। ये समझ में आ रहा है बच्चों? m डैश बराबर 4/3 पाई r डैश का क्यूब इंटू रो डैश लिख दो, m डैश बाई m, ये r डैश बाई r टू द पावर 3 इंटू रो डैश बाई रो है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द्रव्यमान भी 8 गुना है और घनत्व भी 8 गुना है। देखो ऐसा लिखा है क्या? द्रव्यमान और घनत्व दोनों 8 गुना, द्रव्यमान और घनत्व दोनों 8 गुना है। इसका मतलब क्या होगा
कि आर डैश और आर बराबर होंगे, त्रिज्या समान है। ये समझ में आ गया ना। अब हमें क्या बताना है, पृथ्वी की सतह पर अगर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। आर तो बराबर हो गया, जी डैश को लिख देंगे जी एम डैश बटा आर डैश का स्क्वायर, यानी जी 8m बटा आर स्क्वायर 8g। 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना किस में लिखा है, थर्ड ऑप्शन में, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। 9th में लिखा है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन का कोणीय वेग ओमेगा है, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट कर रही है। माना कि विषुवतीय रेखा व ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान है, यानी जी मान लेते हैं। विषुवतीय रेखा पर एक वस्तु का भार ध्रुव पर पृथ्वी के सतह से डी गहराई पर, डी का मान रेडियस से बहुत कम है पृथ्वी की त्रिज्या से, डी गहराई पर भार के समान है, तो डी का मान ज्ञात करो। अब देखो बच्चों ध्यान देना, फिर से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। विषुवत रेखा और ध्रुव दोनों पर जी का मान समान नहीं है, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब समान होने का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर पृथ्वी में घूर्णन नहीं होती तो गुरुत्व बल का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय रेखा पर और ध्रुव पर एक समान मान लेंगे। प्रैक्टिकली होता नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया था रेडियस का डिफरेंस है, पोल पर वो थोड़ी चपटी है, और विषुवतीय रेखा यानी भूमध्य रेखा पर 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो उसके कारण जी के मान में परिवर्तन आता है। लेकिन हम लोग अभी ये मानकर चल रहे हैं, चलो इस क्वेश्चन में एडिट करने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चन समझ लो। हमें ये मानकर चलना है कि पोल पर जो जी का मान है, और अगर स्थिर होती पृथ्वी तो उसके विषुवतीय रेखा पर जो जी का मान होता वो समान, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया रोटेशन के कारण ये विषुवतीय रेखा पर, और 1 माइनस डी बाई आर, ये हम किसके लिए लिखते हैं, डी गहराई पर, ध्रुव पे डी गहराई पर। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जी माइनस जी डी बटा आर बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जी से जी कट जाएगा, हमें क्या चाहिए, घनत्व चाहिए क्या, डी का मान चाहिए, ये डी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी का मान हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा जी। कोई आंसर मैच किया, फर्स्ट वाला, ये सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन है जो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसका जो रिजल्ट है। एक ठोस गोला है, उसमें एक गुहिका बनी हुई है, कैविटी बनी हुई है। आपको यह सिद्ध करना है कि कैविटी के अंदर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान नियत होता है। ठीक है, सिद्ध करें कि एक ठोस गोले, एक समान ठोस गोला, यानी घनत्व जो है ना, एक समान ठोस गोला, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सिद्ध करें कि एक ठोस गोले में स्थित गुहिका मतलब कैविटी
के किसी बिंदु पर, के किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान नियत है। ठीक है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र नियत है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे एक बार समझ लो। ये कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना है कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर कोई कैविटी बना दिया, तो कैविटी के किसी भी पॉइंट पर, बस कैविटी के अंदर होना चाहिए, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो। ये एक सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर ये एक गुहिका बना दिया, कैविटी। ये केंद्र है सॉलिड स्फीयर का, ये कैविटी का केंद्र है। इसको ऐसे मिला देते हैं, इस बिंदु को O नाम दे दो, इस बिंदु को O डैश नाम दे दो, और गुहिका में यानी कैविटी के अंदर कोई एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर P मान लेते हैं। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना, किसी भी गोले के अंदर जो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान होता है, हम लोग क्या लिखते हैं? E बराबर Gm/r³ इंटू स्मॉल r लिखते हैं क्या? अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो E बराबर -Gm/r³ वेक्टर r, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस साइन इसलिए है, देखो बच्चों, जैसे यहां से OP ये वेक्टर है सदिश, तो केंद्र से इस दिशा में है वेक्टर r, जबकि गुरुत्वीय क्षेत्र केंद्र की दिशा में होता है, आकर्षण बल लगता है, इसलिए माइनस साइन दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं? mg ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 4/3πr³ गुना घनत्व, तो m/r³ ये क्या हो जाएगा? 4/3π इंटू रो। ये नियत होगा, समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं -4/3π ρg। m/r³ हट गया, g लिख दिया। वेक्टर r को वेक्टर OP लिख दे रहे हैं। ये पूरे गोले के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र है। संपूर्ण गोले के कारण बिंदु P का गुरुत्वीय क्षेत्र, बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र, ये हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब कैविटी के कारण, गुहिका के कारण, यानी गुहिका कहने का मतलब अगर गुहिका का द्रव्यमान निकाला नहीं गया होता तो उस बिंदु पर कितना होता गुरुत्वीय क्षेत्र, वो ज्ञात करते हैं। गुहिका में उपस्थित द्रव्यमान अब बच्चे बोलेंगे कैविटी है तो उसके अंदर द्रव्यमान कहाँ से आया? कैविटी बनाने से पहले, गुहिका बनने से पहले। इसका क्या मतलब है? आप ऐसे समझो, कैविटी कैसे बनाए ये सब पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब ये कि अगर यहाँ पर मास होता, गुहिका में कैविटी में जितना द्रव्यमान नहीं है, अगर उतना द्रव्यमान होता तो उसके कारण यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होता, वो फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। उपस्थित द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र,
कहाँ, P बिंदु पर। हम लोग इसमें भी कहाँ निकाल रहे हैं, P बिंदु पर। तो गुरुत्वीय क्षेत्र को, इसको E1 नाम दे देते हैं, यहाँ पर E2 नाम दे दे। क्या हो जाएगा, -4/3 पाई रो जी। ये तो नियत ही रहेगा। अब अंदर है, इसके भी अंदर है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसके लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, अब वेक्टर ओ डैश पी सदिश लिख दिया। सदिश के रूप में लिख रहे हैं ना, तो हम लोग हमेशा परिणामी के लिए जोड़ते ही हैं। या तो आप स्केलर फॉर्म में लिख के माइनस कर दो, या सदिश के रूप में लिख रहे हैं तो जोड़ देंगे, खुद ब खुद माइनस आ जाता है। जैसे एक सदिश इस दिशा में, दूसरा इस दिशा में, अगर आप a प्लस बी करोगे तो विपरीत दिशा में ना उसका परिमाण a माइनस बी के बराबर आता है। ऐसे परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र, परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र। अब इसको E लिख दे, E1 प्लस E2। ठीक है, तो देखो दोनों में -4/3 कॉमन ही आ जाएगा। E1 माइनस, या एक काम करो, परिणामी के लिए माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं, अब ये समझ लो। अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता तब परिणामी, अब तो है नहीं ना, यानी उतना हट गया। समझ पा रहे हो, इसलिए माइनस लिखा। प्लस कब करते हैं, अगर बाकी का ले लिया, इसका ले लिया, तो परिणामी के लिए प्लस कर देते हैं। जैसे हमने बताया, एक सदिश इधर, एक सदिश इधर, प्लस कर दिया था। अब उसमें से जिसको हटाया है उसका तो माइनस करेंगे ना, ठीक है ना। इतना कंट्रीब्यूशन अब नहीं रहा, इसलिए माइनस कर रहे हैं। क्लियर। तो देखो -4/3 पाई रो जी कॉमन आ जाएगा। अब इसमें वेक्टर OP माइनस O डैश P ऐसा लिख दिया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो जरा, 4/3 पाई रो जी। देखो ये सब नियतांक है, इसको OP प्लस PO डैश, समझे, माइनस था तो उल्टा करके प्लस कर दिया। OP प्लस PO डैश को OO डैश लिख सकते हैं त्रिभुज के नियम से। OP प्लस PO डैश को OO डैश। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -4 नहीं लिखा, -4/3 पाई रो जी OO डैश। O डैश का मान जो भी हो, XYZ जो भी हो वो पुट कर देंगे। लेकिन OO डैश ये तो नियत है ना, हर बिंदु के लिए OO डैश फिक्स्ड हो गया। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर OO डैश को मिलाने वाली रेखा के विपरीत दिशा में, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र इस दिशा में होगी। ये समझ पा रहे हो आप, ये है गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा गुहिका में, और परिमाण इसके बराबर होगा। ठीक है, बस इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसको मिटाते हैं। याद रखना है आपको ये कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस, तो वहां फिर से सॉल्व नहीं करेंगे। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी गुरुत्वीय विभव। कैसे डिफाइन करते हैं इसको समझ लो। मान लो किसी बिंदु को हम लोग किसी बिंदु द्रव्यमान है, बिंदु द्रव्यमान पॉइंट मास, परीक्षण द्रव्यमान बोलते हैं उसको, टेस्ट मास है। ठीक है, एक पॉइंट टेस्ट मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अनंत से किसी जगह गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं। तो लाने में जो किया गया कार्य है, देखो धीरे धीरे लाना है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से समझना है। मान लो कि एक द्रव्यमान, ये मार्कर को हम लोग एक द्रव्यमान मानते हैं जो यहाँ फिक्स्ड है पहले से। ठीक है, तो इसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र है।
इस गुरुत्वीय क्षेत्र में ये दूसरा द्रव्यमान है जो परीक्षण द्रव्यमान हम लोग मान रहे हैं। इस परीक्षण द्रव्यमान को अनंत दूरी से धीरे 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 इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक ला रहे हैं। यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो फिक्स्ड पॉइंट P, तो अनंत दूरी से P पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाएगा किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा, ठीक है ना। पर यूनिट मास, यूनिट मान लो ये इकाई द्रव्यमान का होता, तब जो कार्य किया जाता अनंत से इस जगह तक लाने में, उसको हम लोग बोलते हैं इस बिंदु का गुरुत्वीय विभव। जिस पॉइंट पे लाए उस पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, अगर किसी टेस्ट मास को अनंत से उस बिंदु पे ला रहे हैं, धीरे धीरे लाना है, ठीक है ना, अनंत से उस बिंदु तक ला रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा पर यूनिट मास, जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल। या हम लोग कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र का जो वर्क डन है उसका ऋणात्मक। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, धीरे धीरे लाना है, स्लोली लाना है, ताकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हुआ तभी तो हम लोग लिख पाएंगे नेट वर्क डन, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और पर यूनिट मास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, गुरुत्वीय विभव बोलते हैं। एक बार समझ लो, जो स्टेटमेंट लिखा है, किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव एकांक परीक्षण द्रव्यमान को, यानी परीक्षण द्रव्यमान तो असल में बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो पहले उस द्रव्यमान को लाएंगे जो वर्क डन हुआ उसको फाइंड कर लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय m कर देंगे तो पर यूनिट मास मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए एकांक, अदरवाइज परीक्षण द्रव्यमान लेते हैं और परीक्षण द्रव्यमान बहुत कम होता है, 1 किलोग्राम से तो बहुत कम। तो परीक्षण द्रव्यमान को अनंत, अनंत पे हम लोग विभव, गुरुत्व विभव को शून्य मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी हो गया। तो अनंत से, रेफरेंस पॉइंट से उस बिंदु तक, जिस बिंदु का गुरुत्व विभव ज्ञात करना है, उस बिंदु तक लाने में गुरुत्व क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य, गुरुत्व क्षेत्र यानी कि कंजर्वेटिव बल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग ही तो गुरुत्व क्षेत्र है ना, गुरुत्व बल। तो गुरुत्व क्षेत्र के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान द्वारा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये समझ में आया ना। ये हो गया गुरुत्वीय विभव। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं, कोई P बिंदु है, P बिंदु का विभव कैसे लिखेंगे, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से कहां तक, P बिंदु तक। तो अनंत से P बिंदु तक लाने में जो कार्य हुआ उसका ऋणात्मक एकांक परीक्षण द्रव्यमान के लिए ये कहलाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये समझ में आया ना। अब ये जो है P यानी कि विभव, सॉरी P नहीं, पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है, विभव, गुरुत्वीय विभव एक अदिश राशि है। इकाई क्या हो जाएगा, ये जूल है तो जूल पर केजी। जूल पर केजी। अब अगर डायमेंशन लिखें तो जूल का होता है mLT माइनस 2, mL2T माइनस 2, उसमें एक m डिवाइड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा L2T माइनस 2। ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब पॉइंट मास के लिए हम लोग पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन, किसका वर्क डन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य।
किया गया कार्य। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक बिंदु द्रव्यमान है, उसके कारण जो गुरुत्व विभव है वो हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर m द्रव्यमान पहले से उपस्थित है, ठीक है, तो अगर आप वर्क डन लाओगे इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, कोई वस्तु है परीक्षण द्रव्यमान m द्रव्यमान है, r दूरी पर है, r से dr तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य होगा। ठीक है, कार्य हम लोग कैसे लिख देंगे, f डॉट डी आर, तो f हो जाएगा g m/m बाई आर स्क्वायर। ये आ गया बल। अगर r दूरी पर है कभी तो इनके बीच का बल ये हो गया, dr से गुना कर दें तो थोड़ी सी दूरी में, मान लो अनंत पर था, अनंत से ये यहाँ से थोड़ा सा इसको dr दूरी तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक r है, और dr दूरी इस दिशा में लाने में जो किया गया कार्य होगा गुरुत्व बल का, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग ऐसे लिख देते हैं इन्फिनिटी से r दूरी तक ला रहे हैं, अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, तो अनंत से r दूरी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उसका ऋणात्मक लिख लेंगे विभव। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे उधर से इधर आ रहे हैं, ये जो मान है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी r1 से r2 कर देते हैं, बाद में हम लोग r1 r2, यानी कि ये अभी r डिस्टेंस पर है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी dr ले जा रहे हैं, dr दूरी ले जाने में जो कार्य हो रहा है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बल किधर लग रहा है, इस तरफ, और ले जा रहे हैं उस तरफ, तो ये कार्य ऋणात्मक लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, हम लोग मान लेते हैं कि A से B तक ले जाना है, थोड़ा और डिस्टेंस पूरा मिटा करके फिगर उधर ये कर देते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान देना, ये पूरा का पूरा लाइन मान लो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A से B तक ले जाना है, O बिंदु पर ये फिक्स्ड है, किसी क्षण यहाँ है, और ये दूरी, पहले तो इसको r1 कह दें, ये दूरी r है। ठीक है, और ये r2, r1 से r2 दूरी तक ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक ये dr है। तो एक m द्रव्यमान के वस्तु को थोड़े डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं, तो उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन किसका, गुरुत्वीय बल का, कंजर्वेटिव फोर्स का, हो जाएगा F डॉट डी आर। तो माइनस साइन लेंगे क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इधर है, ले जा रहे हैं उधर, तो ये हो जाएगा माइनस GM बाई आर स्क्वेयर डी आर, फिर R1 से R2 लिख देते हैं, माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, चलो मैं लिख करके बता देता हूँ,
माइनस GM/GMM, और 1/r² का जो अवकलन समाकलन होता है वो -1/r होता है। ठीक है ना बच्चों। अब लिमिट लगा देते हैं R1 से R2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, चलो माइनस इसको रहने ही देते हैं, GMM 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया वर्क डन। ठीक है। अब अनंत से P बिंदु पे ला रहे हैं, तो अनंत से P बिंदु का मतलब क्या हो गया कि प्रारंभ में वस्तु अनंत पे था, R1 अनंत था, और बाद में उसको R दूरी तक ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस GMM/R, ये कार्य हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था, विभव, तो विभव होता है माइनस ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास, तो एक तो माइनस आएगा और m कट जाएगा, छोटा वाला m, तो ये आ जाएगा -GM/R। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पर एक और टर्म आपको ध्यान रखना है जो हम लोग आगे पढ़ते हैं, मैं यही बता देता हूँ। ये जो वर्क डन है किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, इसी का नेगेटिव होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो V हो गया गुरुत्वीय विभव, और हम लोग ऐसे लिख देते हैं U बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इन्फिनिटी तो पोटेंशियल, इसका मतलब U हो जाएगा -GM/r। यहाँ पर U कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कहाँ लिखे, यहीं पे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। V है गुरुत्वीय विभव, और U है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा निकाय के लिए डिफाइन करते हैं, यानी M1 M2 दोनों के लिए स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, ये पूरा निकाय बन गया दोनों मिल करके, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी -GM1M2/R। यहाँ तक समझ में आया। ये विभव है, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों के बीच आप ऐसे भी रिलेशन देख सकते हो, V बराबर U/m। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी एक संबंध आ गया। या फिर अगर हम लोग लिख दें परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है पर यूनिट मास, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये सब सूत्र है, लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। एक समान वलय, एक समान वलय के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर गुरुत्वीय विभव गुरुत्वीय विभव, ध्यान देना बच्चों, हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है एक यूनिफॉर्म रिंग के कारण। कहाँ, एक्सियल पॉइंट पर। तो मान लेते हैं कि ये एक रिंग है, ऐसे एक रिंग इस तरीके से रखा है, ये रिंग है, ठीक है ना, और इसका एक्सिस
ऐसे सेंटर से ये एक्सिस है, एक्सिस पर कोई पॉइंट हम लोग P मान लेते हैं। P पॉइंट पर हमें गुरुत्वीय विभव चाहिए इस एक समान वलय के कारण जिसकी त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान m है। तो हम लोग पहले एक छोटा सा द्रव्यमान dm मान लेते हैं, यानी ये जो वलय है बहुत सारे छोटे छोटे द्रव्यमान से मिलके बना हुआ है और एक ऐसा ही छोटा सा द्रव्यमान dm इस जगह लोकेटेड है। अब इस dm के कारण, ये तो अदिश राशि है ना बच्चों, विभव तो अदिश राशि है, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, हमें तो सीधा सीधा प्लस माइनस करना है। इसके कारण यहाँ पर हमें विभव चाहिए, ये दूरी को x मान लें, तो z क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले विभव निकालते हैं इस छोटे से भाग के कारण, जिसको dv कह दें, तो dv हो जाएगा माइनस जी डी एम बटा z। ठीक है ना, छोटे से भाग के कारण गुरुत्वीय विभव P बिंदु पर। अब पूरा विभव चाहिए तो क्या लिख देंगे, माइनस जी बाई डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ठीक है ना, जी नियतांक है, जेड सब भाग के लिए बराबर ही होगा, क्योंकि एक्स नहीं बदल रहा, आर नहीं बदल रहा, तो जेड नहीं बदलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस जी एम, कैपिटल एम ले लेते हैं, इंटीग्रेट करके टोटल मास बाई जेड। ये हो गया गुरुत्वीय विभव, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस जी एम बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, नेगेटिव साइन तो है ही, नेगेटिव को हटा दो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो केंद्र पर क्या होगा, केंद्र O पर विभव का मान हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर, क्योंकि x का मान शून्य, x का मान जैसे ही शून्य पुट करोगे तो माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिंग के कारण पोटेंशियल हमें मिल गया। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, कहाँ ड्रॉ करें, यहीं कहीं ड्रॉ कर लेते हैं ना, इधर ड्रॉ कर देते हैं, चलो इस जगह। ये तो डिस्टेंस है x, पॉजिटिव v अगर इधर मानेंगे तो ग्राफ नीचे बनेगा, हम लोग पॉजिटिव v नीचे मान लेते हैं, समझ में आ रहा ना, पॉजिटिव v नीचे, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो अधिकतम मान कहाँ है, मान की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव में तो है ही, माइनस में, माइनस जी एम बाई आर, माइनस में भले है लेकिन अगर हम लोग इसके परिमाण की बात करें तो जी एम बाई आर अधिकतम परिमाण है, उसके बाद x का मान इधर या इधर बढ़ाते जाएंगे, परिमाण कम होता जाएगा और विभव शून्य के आसपास आता जाएगा, अनंत दूरी पर विभव शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक वलय के कारण विभव। अब इसको मिटाते हैं, होमवर्क में लिख देता हूँ पहले, नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ होमवर्क होना चाहिए ना। अभी तक सिर्फ पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़ा है, ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है। कितने क्वेश्चंस होंगे, स्टेज 1 का फर्स्ट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हो गया है। पोटेंशियल के लिए m द्रव्यमान 2r 3r स्थानांतरित ऊर्जा, अभी ये सब नहीं पढ़ाया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कौन सी भौतिक राशि घटेगी,
पृथ्वी का उपग्रह बनाया जाए तो निम्न में से अनंत दूरी पर विराम अवस्था में है। स्टेज 2। क्वेश्चंस ज़्यादा बन नहीं रहे अभी तो, और कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। क्षर की अक्ष रखा है, पार्ट ए देख लेना। अगर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो अभी डिस्कस नहीं किया है तो उसको हम लोग बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला हो जाना चाहिए, फिर थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। फोर्थ अभी मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, फिफ्थ भी हो जाएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए। सेवन्थ में क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण इसकी चाल ज्ञात कीजिए। चलो सेवन्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए कुल ऊर्जा अभी बताना बाकी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय विभव के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल, इसके बीच में क्या रिलेशन है? देखो जरा एक बार, हम लोग ऐसे लिखते हैं, V बराबर माइनस वर्क डन इन्फिनिटी टू P बटा M, लिखते हैं वर्क डन बाय गुरुत्व बल, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहां पर अगर ऐसे लिख दें, V बराबर माइनस F डॉट डी आर बटा M, लिख सकते हैं ना? तो ये डेल्टा V होगा। डेल्टा V परिवर्तन, मान लो R1 से R2 लिख दें तो डेल्टा V हम लोग कह सकते हैं R1 से R2। ठीक है, फिर डेल्टा V बराबर माइनस, इसको Q इंटू ई लिख देंगे, M इंटू ई, M इंटू ई लिख सकते हैं ना, बटा M। M बाहर आ जाएगा, M से M कट जाएगा, क्योंकि M तो नियत है, तो एक संबंध हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा V बराबर माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ऐसा पहला तो ये संबंध हो गया। R1 R2 तो लिमिट है, उसके लिए V1 V2 लिख दिया। या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो बच्चों, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, ई डॉट डी आर। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो, dV बराबर माइनस ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ध्यान दो, ये कुछ वैसा ही है जैसा हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रहे थे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में रिलेशन वैसा ही है कुछ। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई। कैसा लिख रहे हैं? जब हम लोग y और z को नियत मान लें तो dv इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, यानी कि हम लोग ई एक्स को माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आंशिक अवकलन का कॉन्सेप्ट
यूज होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, क्योंकि y और z भी वेरिएबल है। जब x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं तो y और z को नियत मान रहे हैं, इसलिए ये सिंबल यूज करना पड़ रहा है। ई जेड के लिए नीचे कहीं लिख देते हैं ना, ई जेड, ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। एक तो ये रिलेशन आ गया, और लिखना पड़ेगा, इसको कॉपी करो तो मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, इधर का मिटा देते हैं। देखो बच्चों, तो यहां से हम लोग v को ऐसे लिख सकते हैं, v, अच्छा v तो लिख दिया था ना, e डॉट डी आर, यहाँ पर आ गया था v माइनस ई डॉट डी आर। हम लोग e का मान लिखते हैं, e का मान क्या होगा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, यानी कि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, लिख सकते हैं ना। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सब वर्क पावर एनर्जी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, बस वही चीज़ है यहाँ पर, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, और यहाँ पर v, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ v, या फिर नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट का सिंबल ऐसा होता है, ग्रेडियंट ऑफ v। ठीक है ना बच्चों, तो एक तो ये हो गया। अगर मान लो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग गतिशील है वस्तु, सिर्फ x अक्ष है, y और z शून्य हो जाए, यदि पिंड केवल x अक्ष के अनुदिश गतिशील हो, तो क्या लिखेंगे, E बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स। समझ में आ रहा ना, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर पोटेंशियल चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। ये रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों, होमवर्क मैंने दे दिया है, इस पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सब अपना ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, थैंक यू।